शाह फैसल जिसने अमेरिका को नथ डाल रखी थी, उसका कत्ल किसने किया? अमेरिका, ईरान या आलमी एजेंसियों का मास्टर प्लान? वो शख्स जिसने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की कसम खाई, वो लीडर जिसने अमेरिका को घुटनों पर ला खड़ा किया, वो बादशाह जिसे अपनों ने दगा दिया। शाह फैसल के आखिरी 24 घंटे की उस होलनाक हकीकत से पर्दा उठने वाला है जो आप नहीं जानते होंगे। शाह फैसल वो बादशाह थे जिन्होंने मगरिब को उनकी औकात याद दिला रखी थी। क्या शाह फैसल का कत्ल एक खानदानी बदला था या उन्हें लाहौर की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस और भुट्टो से दोस्ती की सजा दी गई? 25 मार्च 1975 सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाद, एक ऐसा दिन जिसने तारीख का धारा बदल दिया। वो शाह फैसल जिसने तेल को हथियार बनाया, अमेरिका के तरफ भेजे जाने वाले सारे ऑयल को रोक दिया जाए, आज अपनों की ही साजिश का शिकार होने वाला था। वो शाह फैसल जो मगरिब के लिए बड़ा खतरा था। वो शाह फैसल जिसने दुनिया में सुपर पावर्स की अजारादारी को चैलेंज किया। तारीख के सफात पलटे जाएं तो 25 मार्च 1975 एक ऐसा दिन था जिसने ना सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। एक ऐसा बादशाह जिसके एक फैसले से मगरिब की सुपर पावर्स के पहिए जाम हो जाते थे, आज अपने ही भतीजे के हाथों खून में नहाने वाला था। क्या ये महज एक भाई के कत्ल का बदला था या इसके पीछे वो ताकतें थीं जिन्हें शाह फैसल की तेल की सियासत ने घुटनों पर ला खड़ा किया था? आइए हकीकत के पर्दे से धूल हटाने की कोशिश करते हैं। शाह फैसल की वफात से 24 घंटे पहले का मंजर। 69 साला बूढ़ा बादशाह शाह फैसल जिसकी आंखों में यरूशलेम की आजादी का ख्वाब था, एक मुत्तकी और परहेजगार इंसान जो फजर की नमाज से पहले बेदार होता था, 24 मार्च को भी मामूल के मुताबिक नमाज और इबादत में मशगूल, अपनी मौत से बेखबर शाह फैसल शाम को होने वाली मीटिंग्स के बारे में सोच रहा था। 24 मार्च की दोपहर से शाम तक उन्होंने मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें की और रात गए तक उम्मत मुस्लिमा के मसाइल, खासतौर पर फलस्तीन और मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए मंसूबाबंदी करते रहे। उन्हें इल्म नहीं था कि उनका अपना भतीजा शहजादा फैसल बिन मसाद एक खतरनाक इरादा लिए शहर में मौजूद है। एक तरफ कसरे शाही में शाह फैसल अहम फाइलों को निपटा रहे थे, लेकिन उसी वक्त रियाद के एक दूसरे कोने में 27 साला शहजादा फैसल बिन मसाद अपने लंबे बालों को संवार रहा था। वो हाल ही में अमेरिका से लौटा था। एयरपोर्ट पर उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया क्योंकि उसका हुलिया दहशतनाक था। लंबे बाल, मगरबी लिबास और रेबैन की ऐनक। शाह फैसल ने उसे डांटा था कि तुम मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बाइस हो, अब तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। शहजादा खामोश रहा, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक खूनी तूफान छुपा था। ये बिगड़ा हुआ शहजादा फैसल बिन मसाद कौन था? फैसल बिन मसाद एक ऐसा शहजादा जिसे खानदान की काली भेड़ कहा जाता था। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में तालीम के दौरान वो LSD जैसी मनशियात का आदी हो चुका था। फैसल बिन मसाद कोई आम शहजादा नहीं था, बागी शहजादा मसाद का बेटा था जिसने शाह फैसल की जदीद इस्लाहात खुसूसन टेलीविजन की आमद की मुखालिफत की थी। 1965 में टीवी स्टेशन पर हमले के दौरान इसका बड़ा भाई खालिद पुलिस की गोली से मारा गया था। क्या फैसल अपने भाई का बदला लेना चाहता था? लेकिन इस कहानी का सबसे पुरअसरार किरदार क्रिस्टन सोमार थी, एक ऐसी अदाकारा जिसकी फिल्म का वजूद तारीख में नहीं मिलता, लेकिन वो शहजादे के साथ साए की तरह थी। क्या वो CIA की हैंडलर थी? वो फैसल बिन मसाद के दिल में मुसलसल शाह फैसल के बारे में नफरत फैलाती रहती थी। अमेरिका में क़याम के दौरान फैसल बिन मसाद LSD जैसी मनशियात का आदी तो हो ही चुका था, मगर वो बेहमिन सकाफत के गिरोहों में भी शामिल हो गया था, जहां उसे बार बार ये एहसास दिलाया जाता था कि तुम्हारे चच्चा तरक्की की राह में रुकावट है। तो वापस चलते हैं। 25 मार्च 1975 की सुबह घड़ी की सुइयां 10 बजने का इशारा दे रही हैं। शाह फैसल कसरे रियाद में अवामी दरबार यानी के मजलिस लगाए बैठे थे। ये वो जगह थी जहां आम शहरी भी बादशाह तक पहुंच सकता था। कुवैती वफ्द मुलाकात के लिए कमरे में दाखिल हुआ और उन्हीं के साथ खामोशी से शहजादा फैसल बिन मसाद भी अंदर आ गया। और फिर शाह फैसल ने अपने भतीजे को देखा। अरब रिवायात के मुताबिक जब बड़ा छोटे से मिलता है तो छोटा पेशानी चूमता है। शाह फैसल उसे प्यार देने के लिए झुके, लेकिन मोहब्बत के बदले वहां मौत खड़ी थी। फैसल बिन मसाद ने अपने कुर्ते के नीचे से पिस्तौल निकाला और शाह फैसल पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी।
गोली ठोड़ी पर लगी, दूसरी कान के पास। पूरा हॉल चीखों से गूंज उठा। मुहाफिजों ने तलवारें निकाल ली। वजीर तेल जकी यमानी चीखे, इसे कत्ल मत करना, इसे जिंदा पकड़ो। लेकिन रुकिए, अभी शाह फैसल की सांसें चल रही थी और फिर फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने खून की बोतलें चढ़ाई, दिल की धड़कनें बहाल करने की कोशिश की गई, लेकिन मुकद्दर लिखा जा चुका था। आलम इस्लाम का वो सूरज जिसने मगरिब की आंखों में आंखें डालकर बात की थी, हमेशा के लिए गुरूब हो गया और रियाद में 3 रोजा शोक का ऐलान हुआ। शाह फैसल के भाई शाह खालिद उनकी मैयत देखकर फूट फूट कर रोए थे, लेकिन अभी आंसू खुश्क भी नहीं हुए थे कि इक्तदार की बिसात पलट दी गई। लेकिन फिर जून 1975 को गुरूबी आफ्ताब से 3 घंटे पहले अल हुक्म पैलेस के सामने हजारों का हुजूम जमा था। शहजादा फैसल बिन मसाद को लाया गया, वही शहजादा जो अमेरिका में ड्रग डीलिंग में पकड़ा गया था, आज अपने चचा के कत्ल की सजा पाने वाला था। जल्लाद की एक ही ज़रब ने शहजादे का सर धड़ से अलग कर दिया। आधे घंटे तक उसका कटा हुआ सर नेज़े पर लगाकर हुजूम को दिखाया गया ताकि दुनिया इबरत पकड़े। सरकारी मौक़िफ़ ये था कि शहजादा फैसल बिन मसाद पागल है, लेकिन मेडिकल पैनल ने इसे होशो हवास में करार दिया। फिर कहा गया कि उसने इकरार जुर्म कर लिया है, लेकिन वो शरीयत से निजात चाहता था। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। सहाफ़ी क्रिस बॉलिंगटन की किताब हाउ टू किल के मुताबिक इस कत्ल के पीछे मशरकी जर्मनी की खुफिया एजेंसी सितासी और CIA का गठजोड़ हो सकता है। 1973 के तेल के बहरान ने सोवियत यूनियन और मशरकी जर्मनी की मईशतों को हिलाकर रख दिया था। शाह फैसल वो शख्स थे जिन्हें हटाना आलमी ताकतों की जरूरत बन चुका था। शाह फैसल की मैयत को 26 मार्च 1975 को रियाद के अल उसूद कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। खानदान के चंद अफराद ने फौरन जाननशीनी का मामला तय किया और वली अहद शहजादा खालिद बिन अब्दुल अजीज को सऊदी बादशाह बनाकर उसका ऐलान कर दिया गया ताकि किसी किस्म की बेयकीनी ना फैले। शाह फैसल के जाननशीन शाह खालिद उनके जनाजे में शरीक हुए और कहा जाता है कि वो उनकी मैयत को देखकर फूट फूट कर रोए थे। ताहम नए बादशाह के आते ही मगरबी ताकतों के मुतालबे के मुताबिक तेल की पैदावार बढ़ा दी गई और चंद हफ्तों में तेल की कीमतें सन 1973 की अरब इसराइल जंग से पहले की सतह से भी नीचे आ गई। सन 1973 में शाह फैसल ने मगरबी ममालिक की इसराइल की मदद करने की वजह से तेल की सप्लाई बंद कर दी थी। इसके नतीजे में दुनिया भर में तेल की कीमतों का संगीन बहरान पैदा हुआ और आलमी मईशत ठप हो गई थी। Why is he letting this happen to us? शाह फैसल के दौरे हुकूमत का जायजा लिया जाए तो शाह फैसल ने तेल का बाइकआउट जरूर किया था, लेकिन वाशिंगटन के साथ मौजूदा तिजारती और फौजी ताउन में और इंटेलिजेंस शेयरिंग में भी उन्होंने अहम किरदार अदा किया था। मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर की तरफ से पान अरबिज्म की मुखालिफत करते हुए उन्होंने पान इस्लामिज्म को फरोग दिया। पान अरबिज्म की बदौलत उस वक्त आलम अरब की क़यादत सदर नासिर के पास आ गई थी। सन 1967 की अरब इसराइल जंग में मिस्र की शिकस्त के बाद सदर जमाल अब्दुल नासिर ने शाह फैसल के साथ आलम अरब की क़यादत के लिए मुकाबलेबाजी खत्म कर दी थी। Arab states went to war with the Israelis. इस जंग के दौरान भी तेल पैदा करने वाले अरब ममालिक ने इसराइल की हिमायत करने पर अमेरिका और बरतानिया को सप्लाई मुअत्तल की थी। अगरचे इनका बाइकआउट मुख्तसर था, लेकिन इसके नतीजे में तेल बरामद करने वाले अरब ममालिक की तंजीम ओपेक वजूद में आई और अगस्त 1969 में यरूशलेम में मस्जिद अक्सा को आग लगाने की एक पुरतशद्दुद मगर नाकाम कोशिश के बाद शाह फैसल ने बैनुल हुकूमती OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तश्कील में अहम किरदार अदा किया और अल-कुद्स यरूशलेम में पेश आने वाले वाक़े पर मराकश के शहर रबात में OIC ममालिक की पहली सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कराई थी। इंडिया को भी इस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया था और वो शरीक हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने एहतजाज किया, ये फैसले न पंडित को करने पड़ेंगे न सरदार को करने पड़ेंगे। तो शाह फैसल ने पाकिस्तान की हिमायत की। शाह फैसल तनाज़ा कश्मीर में शुरू ही से यानी सन 1948 से पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हामी थे। उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा सर ज़फ़रुल्लाह के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के कई इजलासों में शिरकत भी की थी। बहरहाल OIC की कॉन्फ्रेंस के अगले साल सदर नासिर की अचानक मौत के बाद शाह फैसल ने नासिर के जानशीन अनवार अल सादात के साथ ताल्लुकात बेहतर किए। मिस्र अब खिते का एक ताकतवर मुल्क नहीं था और सऊदी अरब तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से एक बहुत अमीर मुल्क बन चुका था। सन 1973 की अरब इसराइल जंग
اور تیل کے بحران کو اگر دیکھا جائے تو اس جنگ کے دوران شاہ فیصل نے اسرائیل کو امریکہ کی بڑی فوجی امداد کے رد عمل کے طور پر اوپیک کی تیل سپلائی پر پابندی کے آپریشنز کی قیادت کی تھی۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے سے شاہ فیصل کے پاس تیل کی آمدن کی وجہ سے بہت زیادہ دولت جمع ہو گئی، جو انہوں نے بیرون ملک سعودی اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے استعمال کرنا شروع کی۔ اپنی اس حیثیت کے لحاظ سے اور تیل برآمد کرنے والے ممالک میں سر فہرست ہونے کی وجہ سے مذہبی اور متقیوں پرہیزگار اور معاملہ فہم شاہ فیصل بلا شبہ 70 کی دہائی کے اوائل میں اس کرۂ ارض پر سب سے زیادہ طاقتور حکمران تھے۔ اس کا کم آبادی والا ملک اس وقت تیل برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک تھا۔ سعودی فرما روا کے امارات کے ساتھ تعلقات کے باوجود اس کی عیاشی کے کبھی بھی سکینڈلز نہیں بنے، اور تیل کی قیمتیں بڑھانے والا سب سے پہلا شخص بھی شاہ فیصل تھا۔ وہ اس وقت تیل کی عالمی قیمتیں کم کرنے یا بڑھانے کی سب سے زیادہ صلاحیت رکھتے تھے۔ تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک نے سن 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران تیل کی قیمتوں کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ شاہ فیصل چلے گئے، لیکن ان کی غیرت اور جرت کی داستان آج بھی زندہ ہے۔ وہ ایک ایسے لیڈر تھے جنہوں نے ثابت کیا کہ اگر ایمان مضبوط ہو تو تیل کا ایک قطرہ ایٹم بم سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے۔ شاہ فیصل کی کمی آج بھی محسوس کی جاتی ہے۔ وہ شخص جس نے پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی آواز پر لبیک کہا، لاہور کی تاریخی مسجد میں دونوں کا ساتھ نماز پڑھنا عالم اسلام کے اتحاد کی آخری بڑی جھلک تھی۔ بعض مبصرین کہتے ہیں کہ 1973 میں تیل کی بندش کی تحریک بھٹو نے دی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ دونوں لیڈروں کا انجام المناک ہوا۔ شاہ فیصل کو اپنے ہی بھتیجے نے گولی مار دی اور بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا ان دونوں کو عالم اسلام کے وسائل کو مسلمانوں کے لیے استعمال کرنے کی سزا دی گئی؟ شاہ فیصل نے ایک بار کہا تھا، ہم صحرا کے لوگ ہیں، کھجور کھا کر گزارا کر لیں گے لیکن اپنی خود مختاری پر سودا نہیں کریں گے۔ آج شاہ فیصل کو بچھڑے 50 سال ہو گئے، لیکن ان کے قتل کا معمہ آج بھی ان ریت کے ٹیلوں میں کہیں دفن ہے جہاں سے کبھی تیل کی صورت میں سونا اگلتا تھا۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل میں موجود لاسٹ 24 آورز کی پلے لسٹ ضرور وزٹ کریں۔